हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीसीपी मैथ्सनी के बारे में। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसके जीसीपी के बारे में और भी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं जीसीपी मैथ्सनी के बारे में कुछ बताऊं, उस टाइम की सिचुएशन पहले हम समझ लेते हैं। तो 1815 में क्या हो रहा था कि रिप्रेशन के डर से जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए, मतलब शांत हो गए वो लोग। क्योंकि 1850 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसके बाद ये डिसीज़न लिया गया कि जो बूर्बो डायनेस्टी है उसको दोबारा से फ्रांस में रिस्टोर किया जाए, उसको दोबारा से पावर में लाया जाए। तो इस तरीके से जितने भी नेशनलिस्ट थे उस टाइम बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा था, यूरोप में जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो बन रही थी। सीक्रेट सोसाइटीज़ की वजह से क्या हो रहा था कि वो रिवॉल्यूशनरीज़ को क्या करते थे, ट्रेन करते थे। जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी वो रिवॉल्यूशनरीज़ को ट्रेन करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, प्लस जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। तो अगर उस टाइम का कोई रिवॉल्यूशनरी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रिवॉल्यूशनरी हैं तो आप मोनार्चिकल फॉर्म का अपोजिशन कर रहे हैं, आप उसके अपोज में हैं। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, वियना की जो कांग्रेस हुई थी, उसके बाद मोनार्चिकल को उसमें लाया गया था यूरोप के अंदर। लेकिन अगर आप रिवॉल्यूशनरी हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका अपोज कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं किसके लिए, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। लेकिन जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोगों का मानना ये था कि स्ट्रगल होना ज़रूरी है फ्रीडम के लिए। अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो हम नेशन स्टेट नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से उन सभी में से एक ये था जीसीपी मैथ्सनी। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और इनका जो जन्म है, इनकी जो बॉर्न हुई थी वो जेनोवा में 1807 में 1807 में जेनोवा में ये पैदा हुए थे। इसके बाद ये क्या, एक सीक्रेट सोसाइटी, जो कार्बोनरी की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके ये मेंबर बन गए, बिकेम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ठीक है। जब ये 24 के थे, इनकी जब एज 24 थी, तो इन्होंने लिगुरिया में क्या किया था कि एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, एक रेवोल्यूशन को शुरू करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इनको देश से बाहर कर दिया गया था 1831 में। रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश में इनको क्या किया गया था, एक्साइल कर दिया गया था 1831 में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ इन्होंने फॉर्म कर ली। पहली थी यंग इटली जो मार्साइल में थी, और दूसरी थी यंग यूरोप जो कि बर्न में थी। ये दो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली। और इनका मानना, और इस जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, इनमें बहुत सारे लोग जो है मेंबर थे। ये ज़रूरी नहीं था कि केवल एक ही कंट्री के लोग हों। यहाँ पर पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, इन सब से जितने भी माइंडेड लोग थे, जितने भी एजुकेटेड लोग थे, वो इन सोसाइटी के हिस्सा थे, वो इन सोसाइटीज़ में मेंबर थे। मैज़नी ये बिलीव करते थे कि जो भगवान है उसने क्या किया है, उसने नेशन जो है मैनकाइंड के लिए बनाया है, उसने राष्ट्र का निर्माण किसके लिए किया है, इंसानों के लिए किया, मैनकाइंड के लिए किया है। ये तो एक नेचुरल यूनिट है जो हर किसी के अधिकार में होती है। तो उसका मानना ये था, और वो ये बिलीव करता था कि इटली का एक राष्ट्र के रूप में यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है, इटली का यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो छोटे छोटे स्टेट्स के रूप में जो है काम नहीं कर सकता, इसलिए उसका यूनिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो जो उनकी विचारधाराएं थी जीसीपी मैज़नी की, इस तरीके से जो उनकी थिंकिंग थी, उसकी वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया था कि ये लोगों को अपोज करना सिखा रहे हैं, और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को लेकर के आ रहे हैं। उनके अंदर ये सेंस पैदा कर रहे हैं कि हमको एक राष्ट्र में बनना है, इटली को एक राष्ट्र बनाना है। तो जो मेटरनिक था, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ड्यूक मेटरनिक, उसने जो जीसीपी मैथ्सनी है उनके लिए डिस्क्राइब किया था, उनके लिए कहा था कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सोसाइटी का सबसे ख़तरनाक एनिमी है ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक तरीके से दुश्मन है ये। ऐसा किसके लिए कहा उन्होंने, जीसीपी मैथ्सनी के लिए। अब आती है आगे की रिवॉल्यूशन, 1830 to 1848 की रिवॉल्यूशन। देखो,
सबसे पहले ये जो थोड़ा बहुत जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर। ठीक है, जो बूर्बो किंग था उसको पावर में दोबारा लाया गया था, रिस्टोर किया गया था। ठीक है, जो 1815 का जो कंजर्वेटिव रिएक्शन था उसके बाद क्या किया गया था कि जो बूर्बो किंग था उसको पावर में वापस से लाया गया था। लेकिन जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया था, यानी कि उसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया कि हम इस राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनको जो है हटा देना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने उसको ओवरथ्रोन कर दिया। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वो लेकर के आया और उनका हेड था लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का हेड बनाया। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मैटरनिक ने फ्रांस के लिए कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब कि जब भी अगर समझ लो फ्रांस छींक भी रहा है तो क्या हो रहा है कि पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, पूरा यूरोप कोल्ड में जकड़ जाता है। तो ऐसा मैटरनिक ने फ्रांस के लिए कहा था कि फ्रांस में जरा सा कुछ शुरू होता है उसका पूरा इफेक्ट किस पर जाता है, पूरे यूरोप पर चला जाता है। तो उसी समय एक इवेंट हुआ, एक घटना हुई, वो हुई थी ग्रीक का वॉर इंडिपेंडेंस के लिए। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उस टाइम हुआ। देखो यहाँ पे जो 50 यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो ऑटोमन एम्पायर है, जो ग्रीक था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था कब, 15वीं सेंचुरी में। 15वीं जो सेंचुरी थी उस टाइम ग्रीक क्या था, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। बट जैसे रिवोल्यूशनरी जो नेशनलिज्म था यूरोप में जैसे शुरू हुआ तो ग्रीक के लोगों ने भी अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या किया, एकदम से क्या शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और फिर ये जो स्ट्रगल था वो कब शुरू हुआ था, 1821 में। इन्होंने जो स्ट्रगल शुरू किया था अपने राष्ट्र, एक तरीके से ग्रीक को फ्री कराने के लिए, वो कब किया था, 1821 में, 1821 में शुरू किया था। जो नेशनलिस्ट थे ग्रीक में उन लोगों को सपोर्ट मिला था किस किस का, बाहर के जितने भी ग्रीक के और भी लोग रहते थे जो ग्रीक से बाहर रहते थे उन लोगों का भी सपोर्ट मिला। प्लस जो वेस्ट यूरोपियन थे उन लोगों की भी सिंपैथी थी ग्रीक के एंशिएंट कल्चर के प्रति, तो वो भी ये चाहते थे कि ग्रीक अलग हो जाए, है ना। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल फ्री करना चाहते थे। जो पोइट और आर्टिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो ग्रीक है वो क्या है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोपियन सभ्यता है उसका पालना है ग्रीस। इस वजह से वो कहते थे कि जो ग्रीक है वो क्या है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो पालना है एक तरीके से यूरोपियन सिविलाइजेशन का, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। और उन्होंने लोगों के जो पब्लिक थी उसके ओपिनियन से मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया उन लोगों को, और उन लोगों का सपोर्ट मांगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। एक तरीके से उनके सपोर्ट को उन्होंने लेकर के क्या किया कि उन्हें मुस्लिम एम्पायर के प्रति अगेंस्ट कर दिया उन्होंने, कि मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट जो है आप स्ट्रगल करिए और हमारा सपोर्ट करिए। तो ऐसा कौन कर रहा था, वहाँ के जो पोइट थे, जो आर्टिस्ट थे, वो लोग जो ग्रीक था उसको यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बता करके लोगों की जो फीलिंग्स थी या लोगों को मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट करके अपना सपोर्ट ले रहे थे। इन्हीं में से एक ऐसा पोइट था जिसका नाम था लॉर्ड बैरन। उस पोइट का नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने फंड ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है, कि हम स्ट्रगल करेंगे उसके लिए, अपने इंडिपेंडेंसी के लिए, तो फंड ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन हुआ क्या कि ये फाइट के लिए, जो वॉर था उससे में लड़ने के लिए चले गए, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई 1824 में। इनको फीवर आया हुआ था, बुखार की वजह से 1824 में इनकी डेथ हो गई। फाइनली ये हुआ कि एक ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की, ये कंट्री है कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इसकी ट्रीटी हुई है। उसके बाद ग्रीक जो है 1832 में, कब, 1832 में इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज हमने इटालियन रिवॉल्यूशनरी
यूसेपी मैथ्सनी को समझा, उसके बाद जो ग्रीक था उसकी क्या स्ट्रगलिंग रही थी, क्या स्ट्रगल रहा था उसके ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में और अपनी इंडिपेंडेंसी को लेकर के। तो इसके आगे जो डेवलपमेंट है नेशनलिज्म का, वहाँ पर लैंग्वेज का और जो कल्चर था उसका क्या रोल रहा था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पे वीडियो को छोड़ रही हूँ।